that was more from the perspective of literature, है ना, यही मैंने आपको बताया था कि लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से हम थोड़ा ज्यादा देखते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेम। बट आज मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कई बार स्टैटिस्टिक्स भी बता देता है, ये स्टैटिस्टिक्स भी आपको एक आइडिया दे देता है कि शायद फर्स्ट ऑर्डर से बात नहीं बनेगी, आपको सेकंड ऑर्डर की तरफ जाना पड़ेगा। तो आज हम उसका भी एग्जांपल देखेंगे कि स्टैटिस्टिकली कैसे हमें पता चलता है, कैसे वो डिसीजन मिलता है हमें कि फर्स्ट ऑर्डर में बात नहीं बन रही, हमें सेकंड ऑर्डर की तरफ जाना चाहिए। तो आज आपको दोनों तरफ से, मतलब कल जब हमने बात की थी तब हमने लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से तो बात की ही थी, आज स्टैटिस्टिकली भी आप उस चीज को देख लोगे। राइट सर, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? No question? Is the whole idea behind the mediation part is clear? Yes, sir. Okay. So in today's session, we are going to discuss moderation. We are going to discuss multi-group analysis. और मैं आपको ना डिफरेंट टाइप्स, मतलब मॉडरेशन एक्चुअली में 2-3 तरीके से किया जाता है, तो मेरी कोशिश होगी कि जो भी पॉसिबल तरीके होते हैं फॉर मॉडरेशन मैं आपको दोनों दिखाऊं। मैं आपको इनफैक्ट SPSS पे भी मॉडरेशन करके दिखाऊंगा कि इन जनरल अगर हमें मॉडरेशन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, और हम सेम चीज को फिर एमओस पे कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। प्लस मॉडरेशन में वी हैव जनरली 2 टाइप्स ऑफ मॉडरेशंस। आपको मैंने कल बताया भी था कि जनरली मॉडरेशन में हमारे पास कैटेगरिकल वेरिएबल होता है, तो दैट इज वन ऑफ द केसेस कि अगर कैटेगरिकल वेरिएबल है तो हमें कैसे करना है, दैट इज वन ऑफ द केसेस। अनदर केसेस इज कि अगर कैटेगरिकल नहीं है और कंटिन्यूअस वेरिएबल के साथ हम चल रहे हैं और तब भी हमें मॉडरेशन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो हम ये जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं मॉडरेशन के, विल ट्राई टू टेक अप ऑल दोस इन टुडेज सेशन। शुड आई रिपीट द थ्योरी पार्ट और इज इट क्लियर? क्या मैं एक बार थ्योरी रिवाइज करा दूं, आपको बता दूं कल मैंने मॉडरेशन में क्या बताया था? सर एक बार बता दो। ओके ओके, तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू। और आज हम इस तरह से पढ़ेंगे कि जितना भी हमने पिछले 3-4 दिनों में किया है ना, वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा बिट्स एंड पार्ट्स में सब यूज हो जाएगा। तो एक तरह से एक पूरा रिवीजन एक्सरसाइज आप पूरा देख लोगे आज। ओके, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने बात किया था कि हमारे पास 2 तरह के केसेस हो सकते हैं। वन इज द मीडिएशन पार्ट। हमने मीडिएशन के बारे में पहले बात की थी। हमने कहा था कि मीडिएशन क्या करता है, इट्स मोर लाइक अ कैटलिस्ट, और ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को इनहांस करता है। हम इसको इनहांस करने के लिए रिलेशनशिप को बीच में लेकर आते हैं। तो हमने कहा था कि देयर इज अ वेरिएबल x which has an effect on y, but there is another variable called as z which might increase the relationship between x and y। तो इस वजह से मीडिएशन को हम इस तरीके से देखते हैं। प्लस हमने यहां पर यह भी बात की थी कि देयर कुड बी 2 पॉसिबिलिटीज, वन कुड बी द पार्शियल मीडिएशन, अनदर कुड बी फुल मीडिएशन। तो अगर ये रिलेशनशिप इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्गर बना देता है तो वो फुल मीडिएशन है, अगर ये रिलेशन इस रिलेशन को थोड़ा वीक कर देता है तो ये पार्शियल मीडिएशन है। ठीक है,
प्लस एक क्वेश्चन जो हमेशा स्टूडेंट मुझसे पूछता है, बनेगा ये z वेरिएबल, ये कैसे डिसाइड होता है कि ये मीडिएटर इसको लेना चाहिए? तो मैं कहता हूं इसको दो तरीके से डिसाइड करते हैं। मोस्टली तो हम लिटरेचर को देखते हैं कि लिटरेचर में क्या इसको मीडिएशन में लिया गया है। सेकंड, हम लॉजिक को देखते हैं, क्या लॉजिक से मीडिएशन में आ सकता है। थर्ड, हम स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं कि क्या इज इट पॉसिबल कि अगर हम इसको लेते हैं तो क्या ये रिलेशनशिप बेटर होता है या क्या होता है, वो हम स्टैटिस्टिकली चेक कर सकते हैं। तो कई बार हम हिट एंड ट्रायल करके भी देखते हैं, एक बार करके देख लेते हैं यार क्या आता है। बट अगेन इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं हर चीज को मीडिएशन बना बना के चेक करता रहूंगा, दैट इज कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। आप सिर्फ जहां पे लॉजिक या जहां पे लिटरेचर है वहीं पर मैं मीडिएशन के बारे में सोचूंगा, अदरवाइज मुझे मीडिएशन का कोई लॉजिक समझ में नहीं आता। ठीक है, लेट्स मूव डाउन टू द सेकंड पार्ट, दैट इज कॉल्ड द मॉडरेशन पार्ट। अब मॉडरेशन में मैंने आपको बताया था दैट देयर इज अ वेरिएबल कॉल्ड x, इट हैज एन इफेक्ट ऑन y, देयर इज अनदर वेरिएबल कॉल्ड z जो इस रिलेशनशिप को इफेक्ट करता है, इसके स्ट्रेंथ पे भी इफेक्ट करता है और इसके डायरेक्शन पे भी इसका इन्फ्लुएंस आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो z होता है वो कैटेगरिकल वेरिएबल होता है, बट कई सिचुएशन में हो सकता है ये कंटिन्यूअस वेरिएबल भी हो। तो दोनों चीजें हो सकती। अब क्लियर है? यस सर। ये पॉजिटिव इंपैक्ट भी डाल सकता है, नेगेटिव इंपैक्ट भी डाल सकता है। क्लियर? लेट्स मूव ऑन। अब अगर हम इस रिलेशनशिप को ब्रेक करते हैं, एक मिनट के लिए अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो ये रिलेशनशिप कैसा बन रहा है? आप एक तरफ कह रहे हो कि x का इफेक्ट y पे, ठीक है, एक रिलेशनशिप ये बन रहा है, प्लस आप बीच में z को भी डाल रहे हो। तो z को बीच में डालने का मतलब क्या हो गया? एक तरह का इंटरैक्शन बन गया ना, कि x मल्टीप्लाइड z विच इज कॉल्ड एज इंटरैक्शन, इसका इफेक्ट एक y पे। तो यहां पर मेनली आप देखोगे तो दो तरह के रिलेशन दिख रहे हैं। वन इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप, दैट इज x ऑन y, अनदर रिलेशनशिप इज विद द मॉडरेटर। तो जब आप मॉडरेटर को बीच में डाल रहे हो तो मॉडरेटर एक्चुअली में क्या है? इट इज मोर लाइक अ मल्टीप्लायर। तो आप उसको मल्टीप्लायर की तरह देख रहे हो, एक इंटरैक्शन की तरह देख रहे हो कि अगर x को z के साथ मिक्स करते हैं, x को अगर बीच में डालते हैं तो क्या ये y का इफेक्ट जो है वो कैसा आएगा? इज इट सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट? प्लस एट द सेम टाइम हम z का इफेक्ट भी देख लेंगे, कहीं ना कहीं हमें z का इफेक्ट भी देखने को मिल जाएगा बीच में मॉडल में। तो ये तीनों तरह के इक्वेशन हमें देखने को मिल जाते हैं इन द केस ऑफ मॉडरेशन। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया जो अभी मैंने बताया आपको? सर जो ये इंटरेक्शन इफेक्ट आप बात कर रहे हैं तो वो जब हमने मीडिएशन किया तब भी तो इंटरेक्शन इफेक्ट हुई ना? नहीं, वो इंटरैक्शन नहीं ना था, वो तो एक सीरीज ऑफ इक्वेशंस थी। आप उसके डायग्राम को तो देखो, इसमें कहां इंटरैक्शन हो रहा है आप ये बताओ। इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन, x लीड्स टू z, z लीड्स टू y, x लीड्स टू y, इसमें कहीं इंटरैक्शन तो है ही नहीं। Sir, in that case also, I have doubt about your yesterday's reply to Kiran's query कि जहाँ पे हम कह रहे थे कि x leads to y का जो भी इफेक्ट आया वो डायरेक्ट इफेक्ट हुआ और x leads to z leads to y, उसमें हमने z to y का इफेक्ट देखा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि वहां पे इंटरेक्शन इफेक्ट जो अभी आप यहाँ पे मॉडरेशन में बता रहे हो ना कि x into z leads to y, तो वो जो पहले वाला रिलेशन है x इंटू जेड वो प्लस z लीड्स टू y, ये दोनों का टोटल करके जो आएगा वो इंटरेक्शन इफेक्ट नहीं होगा? तो टोटल इफेक्ट देखा तो था कल। वो सर कैन आई करेक्ट इट ममता मैम, वो इंटरेक्शन इफेक्ट नहीं होता है, वो इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है।
वो इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है मैम, आप कंफ्यूज हो Okay, रहे हो। There is a yes, difference yes, between yes, yes. जो Yesterday जो we discussed. रिग्रेशन कॉफिशिएंट x टू z का आएगा और z टू y का आएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा इनडायरेक्ट इफेक्ट बनता है। Okay. वहां पे एक्चुअली में अगर आप देखो ना, इट्स नॉट एन इंटरैक्शन, वहां पे तो आप इक्वेशन पूरी बना रहे हो ना। यहां पर Yes, आप sir. इक्वेशन को देखो, दिस इज एन इंडिपेंडेंट इक्वेशन, ये x टू z एक इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, z टू y एक इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, लेकिन इस पूरे लाइन को अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये एक इनडायरेक्ट इफेक्ट दिखाता है। जी जी जी, नहीं सर, बस वही मेरा गड़बड़ वो हो गया, इनडायरेक्ट और इंटरेक्शन इफेक्ट, ये वाला नहीं नहीं काम मैडम, में बहुत गड़बड़ हो वैलिड गई। क्वेश्चन है ये, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इनडायरेक्ट इफेक्ट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरैक्शन, ये दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है, तो वहां पर हम ऑलरेडी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और टोटल इफेक्ट दोनों हम देख रहे थे, वो तीनों चीजें हम वहां पे देख रहे थे। अब चूंकि हम मॉडरेशन में आए, तो मॉडरेशन में हमारे लिए इंटरैक्शन इंपॉर्टेंट हो जाएगी, नाउ इंटरैक्शन विल कम इनटू प्ले। ओके, इज द थ्योरी पार्ट इज क्लियर? इक्वेशंस कैसे बने बनाइए वो क्लियर हो गया, हम क्या करने वाले? यस सर। Any questions from the theory part? That what we are going to do in moderation? सर एक डाउट। हाँ जी मैम प्लीज। सर पार्शियल, अपने पार्शियल मीडिएशन में और फुल मीडिएशन में हमने ये बात समझी थी कि अगर इनडायरेक्ट इफेक्ट आपका डायरेक्ट इफेक्ट से कम हो तो उसको पार्शियल कहेंगे, अगर ज्यादा हो तो उसको फुल मीडिएशन कहेंगे। एम आई राइट सर? नहीं, अब थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि वो पूरा जो स्टेटमेंट आप बना रहे हो वो सही नहीं, गलत हो गया। क्या गलत हो गया? ऐसे नहीं बनेगा। अरे आप इसको सिंपल रखो, इतना डायरेक्ट इफेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट में कंफ्यूज करोगे ना, कंफ्यूज हो जाओगे। आप सिंपल रखो कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो डायरेक्ट एक्स टू वाई का रिलेशन है, अब वो देखो कि वो बढ़ रहा है या घट रहा है, सिंपल। ठीक है ना, क्योंकि चीजों को याद रखने का भी एक प्रोसेस है। मैं खुद अपने ऊपर जो अप्लाई करता हूँ, क्योंकि बाद में ना काफी चीजें आप भूल जाते हो। जैसे मैं टाइप 2 टाइप 1 एरर हमेशा भूल जाता था कॉलेज टाइम में, तो मेरे को हमेशा प्रॉब्लम रही कि टाइप 1 एरर कब आता है, टाइप 2 कब आता है। तो बाद में मैंने उसका फॉर्मूला बनाया कि यार ट्रू रिजेक्टेड है तो टाइप 1 है, फॉल्स एक्सेप्टेड है तो टाइप 2 है, मतलब देयर इज मस्ट बी अ फॉर्मूला फॉर इट। तो पार्शियल और फुल के लिए भी मैं सिंपल रखता हूँ कि आप ये देखो कि डायरेक्ट रिलेशनशिप जिसके बीच में था, एक्स और वाई के बीच में डायरेक्ट हम देख रहे थे, आप ये देखो वो इनहैंस हो रहा है या वो घट रहा है। अगर वो बढ़ रहा है, अगर मीडिएशन को डालकर वो बढ़ रहा है तो फुल है, सिंपल सी बात है। मतलब मीडिएशन दोनों तरह से फायदा कर रहा है, एक तो वो डायरेक्ट के भी रिलेशनशिप को बढ़ा दे रहा है और प्लस वो अपना जो इफेक्ट है वो तो डाल ही रहा है। ओ यस सर, प्लस मतलब सर ये मतलब जब हम पार्शियल और फुल देख रहे हैं तो हम सिर्फ डायरेक्ट रिलेशनशिप को देख रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मीडिएशन एंड इन द एब्सेंस ऑफ मीडिएशन। उसका रीजन क्या है ना, क्योंकि ओरिजिनली आप वही देखने वाले थे। आप ओरिजिनली जहां से स्टार्ट हुए थे ना, वो यहीं से स्टार्ट हुए थे। दिस वाज योर इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन यही था। मीडिएशन को तो आप बाद में लेकर आए ना प्रोसेस में। जी सर। मतलब आप हार्डली कोई ऐसा पर्सन होगा जो बिना डायरेक्ट रिलेशनशिप को देखे मीडिएशन रन कर देगा। हम कभी भी मीडिएशन रन करते हैं तो पहले डायरेक्ट रिलेशन तो देख लेते हैं ना कि डायरेक्ट डायरेक्ट कैसा आ रहा है। अगर डायरेक्ट आ रहा है, ठीक आ रहा है या कम आ रहा है, उसके बाद हम सोचते हैं कि यार मीडिएशन की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है। ओके सर। तो ये पॉइंट हमें समझना है कि हम मीडिएशन को, क्योंकि मीडिएशन कहते हैं ना कि इट इज नॉट समथिंग कि भाई चलो ऐसा करते हैं कि सीनरी बना रहे हैं तो सीनरी में चलो दो चिड़िया बना देते हैं। दैट इज नॉट मीडिएशन। मीडिएशन का कुछ लॉजिक है, मीडिएशन का कुछ थ्योरी है, मीडिएशन का कोई कहते हैं ना पर्सपेक्टिव है। जैसे टैम की मॉडल को हम देखें तो आगे चल के यूटीएटी यूटी मॉडल बना था टैम के मॉडल से, अब वो वेंकटेश ने बनाया था। अब वो जो मॉडल उन्होंने बनाया उसमें मॉडरेशन का भरमार था, उसमें उन्होंने बहुत सारे मॉडरेशन कर डाले। उन्होंने कहा भाई टेक्नोलॉजी के एक्सेप्टेंस में जेंडर का भी इफेक्ट होगा, एज का भी होगा, एजुकेशन का भी होगा, उसके बाद लोगों की लाइफस्टाइल कैसी है, उनका इनकम कैसा है, उसमें मतलब मॉडरेशनों की बरसात हो गई थी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम किसी भी मॉडल को देख रहे हैं या किसी भी थ्योरी को देख रहे हैं तो हमें देखना है कि मीडिएशन को हम क्यों ला रहे हैं, पर्पस क्या है। डज मीडिएशन रियली प्ले अ रोल ओवर हियर? अगर कुछ मीडिएशन कर रहा है फिर तो ठीक है, अगर मीडिएशन कुछ फायदा नहीं दे रहा, हमारे डायरेक्ट रिलेशनशिप को भी हमें देखना ना, क्योंकि ओरिजिनली एग्जैक्टली हम वही निकालने वाले थे।
जी So सर। mediation is just a catalyst. Mediation is just a catalyst. सर इन केस ऑफ मॉडरेशन क्या एक बार में एक ही मॉडरेशन होगा, या जो आप अब टाइम मॉडल की बात कर रहे हैं वेंकटेश वाले की, तो उन्होंने हाँ जब हाँ, अप्लाई किया होगा तो सारे मॉडरेशन एक साथ अप्लाई किए होंगे आप कि अलग वन अलग बाय करके वन? देख सकते हो ना। आप मतलब मॉडल बनाओगे तो वो रन करेगा, ऑब्वियस सी बात है। सारे साथ में सर? अगर आप, हाँ हाँ क्यों नहीं करेगा। आप, मैंने पहले भी कहा व्हाट यू ड्रॉ इज व्हाट यू गेट, तो आप बनाओगे तो वो रन करेगा, उसमें क्या दिक्कत है। ओके सर। प्लस इसमें मल्टी ग्रुप एनालिसिस भी बीच में आ जाता है ना, तो आप ग्रुप वाइज उसको देख सकते हो। जैसे एज के तीन चार ग्रुप है तो उन सबका दिख जाएगा आपको, जेंडर के 2 ग्रुप है तो उनका दिख जाएगा, ऐसे करके आप मॉडल एक ही बनेगा। मतलब आप ड्रॉ एक ही बार करोगे बट रिजल्ट्स वो सबके लिए निकाल देगा। ओके सर। इज इट क्लियर? समझ आ गया? थ्योरी पार्ट क्लियर है? आगे बढ़े? यस सर। ओके, मैं एक फाइल भेज रहा हूं आपको, इस पे आज हम सारा दिन काम करेंगे। Let me post it on the group. Okay. 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 So this is the file. Let me also open the file. Let me just little bit explain you. मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, ये थोड़ा काम आएगा हमारे आगे चल के। हमें मॉडल बनाना है तो यहाँ पर हम बेसिकली 3 कंस्ट्रक्ट को स्टडी कर रहे हैं। द कंस्ट्रक्ट्स आर ए बी एंड सी। फॉर द टाइम बिंग आप यही नाम रख लो कि हम यहाँ पे 3 कंस्ट्रक्ट बना रहे हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, उनकी मैं लोडिंग्स आपको बता देता हूँ, चाहे तो आप रन करके भी वैसे देख सकते हो। एक्सप्लोरेटरी रन कर देता हूँ मैं आपके लिए, थोड़ा आसान हो जाएगा ये काम ना। लेट मी जस्ट रन द एक्सप्लोरेटरी रिग्रेशन फैक्टर एनालिसिस, जैसा हम हमेशा स्टार्ट करते हैं। ओके, सो एक्सट्रैक्शन इज फाइन। केमो देख लेते हैं कैसा आ रहा है। रोटेशन वेरी मैक्स, और सॉर्ट कर देते हैं इसको। ओके, केमो ठीक है, अच्छा है। इनफैक्ट 3 फैक्टर दिख रहे हैं, 71% दिख रहा है। यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 का, आप देखो निगेटिव लोडिंग आ रहा है और 7 की लोडिंग ही नहीं आ रही। थोड़ा ध्यान से देखो आप, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपके लिए थोड़ा काम आसान किया है, आप इस बात को समझ सको कि देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, जो स्टेटमेंट नंबर 6 है, आप रन कर रहे हो क्या या मैं वेट करूं? सर 2 मिनट वेट कर लो तो बेटर है। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल मैम, बिल्कुल वेट करेंगे, कोई बात नहीं। आप मुझे बता देना बस, क्योंकि आप साथ साथ में करोगे ना फिर आप समझ पाओगे।
I've run a simple EFA. मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट EFA रन किया सो दैट कि मेरे को दिख जाए कि मेरे कितने फैक्टर्स बन रहे हैं, क्योंकि मैंने तो कल भी ये फाइल रन की है, इसलिए मुझे पहले ही पता था 3 फैक्टर बन रहे हैं। अदरवाइज मैंने आपके लिए रन किया है कि आप देख लो कि कितने फैक्टर्स बन रहे हैं। प्लस यहाँ पे 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे कि यहाँ पे देखो एक नेगेटिव लोडिंग आ रही है और एक की लोडिंग ही नहीं आ रही, मतलब उसकी लोडिंग होगी बट 0.5 से कम होगी, इसी वजह से शायद उसने लिया नहीं है, उसको कंसिडर नहीं किया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर हम अभी तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस लगा रहे हैं इसमें। प्रिंसिपल हाँ एक्सेस फैक्टरिंग हम किस केस में, जब हमें हम तब लगाते हैं डिटर्मिनेंट्स, जब हमें ये लगता है कि द फैक्टर्स आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। अगर ऐसी कोई फीलिंग है आपके अंदर जब एक आपको लग रहा ऑप्शन है में कि आपने रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स को लिया है इसमें? बस रोटेटेड ही देख रहा हूँ मैं, दूसरा तो कुछ देख ही नहीं रहा, रोटेटेड ही देख रहा हूँ, ये वाला सामने जो आपके दिख रहा है। सर जब फैक्टर्स आपस में ज्यादा कोरिलेटेड हैं तब हम प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग ले मतलब लेते हैं। देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, अगर हमें ओवरलैपिंग लगती है कि देयर कैन बी पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ फैक्टर्स, तो हम वहां पर प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग लगाते हैं। ओके सर, उस केस में फिर हम जब ज्यादा कोरिलेशन है तो प्रोमैक्स रोटेशन करेंगे। प्रोमैक्स कर सकते हो, इक्विमैक्स कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं। वो बेटर रिजल्ट्स देंगे सर। हाँ ऑब्वियसली वो प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग के साथ वही लगता है एक्चुअली में, ठीक है, हाँ क्योंकि जी वेरीमैक्स का पर्पस ही डिस्टेंस को बढ़ाना है। वेरीमैक्स क्या करता है, डिस्टेंस बढ़ाता है, तो इसीलिए ऑब्वियसली आप वो रोटेशन यूज नहीं करोगे, आप वो रोटेशन यूज करोगे जो प्रॉक्सिमिटी को बढ़ाए। तो प्रोमैक्स क्या है, प्रोमैक्स बेसिकली प्रॉक्सिमिटी बढ़ाता है, तो इसलिए प्रॉक्सिमिटी के लिए प्रोमैक्स यूज करते हैं। ठीक है सर, फाइन सर, थैंक यू। सर मेरे को लग रहा है बिल्कुल मैंने शुक्रिया। कोई, सर एम आई ऑडिबल? हाँ जी मैम बताए। सर मेरे को लग रहा है मैंने शायद कोई एक गलत ऑप्शन सिलेक्ट की है। आपने हो सकता है वो 71%। सप्रेस, आपने सप्रेस नहीं किया हो सकता है। हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी, एक मिनट सर। आप सप्रेस नहीं किया होगा आपने, हो सकता है, या सॉर्ट नहीं किया होगा, इसी वजह से वो मेरी जैसी फाइल नहीं दिख रही आपकी। हाँ सर, जो कंपोनेंट रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स आ रहा है ना, उसमें तीनों में ही उसकी वो आ रही है, तो शायद सप्रेस वाला ही है प्रॉब्लम। हाँ सप्रेस, आपने सॉर्ट और सप्रेस नहीं किया इसी वजह से। चलो वो अभी इतना मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है हमारे लिए। मैटर ऑफ कंसर्न अभी क्या है कि हमारे 3 जी फैक्टर बन रहे हैं बट 2 क्वेश्चंस की लोडिंग सही नहीं आ रही, तो 1 मिनट के हाँ लिए जी, पहले इन दोनों को बाहर करते हैं, ओके। इन दोनों को थोड़ा बाहर करें। x6 पुअर था और एक कौन सा पुअर है, और x6 पुअर है और एक q7 पुअर है, q6 और q7 इनको बाहर करो। दोबारा रन करते हैं, ठीक है, थोड़ी बढ़ गई है, 7-8% बढ़ गया, वेरी गुड, अब क्लीन है।
अब रोटेटेड क्लीन है और अच्छी वैल्यूज दे रहा है। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी मैम। सर अगर जैसे हमें थ्योरी के अकॉर्डिंग या अपने रीडिंग के अकॉर्डिंग लग रहा है कि 4 फैक्टर्स होने चाहिए पर इसमें 3 निकल के आते हैं, तो वी शुड टेक दीज 3, राइट? नहीं, आप 3 भी ले सकते हो। अगर आपको तब भी लगे कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर आप फोर्स फैक्टर बना सकते हो, ऑप्शन होती है यहाँ पे ना। अच्छा, If you go to फोर्स्ड फैक्टर, हाँ analyze जी and हाँ you जी। put, सर यहाँ वो पर आपके फोर्स पास नंबर ऑफ फैक्टर, फैक्टर, हाँ जी वो हाँ फिर जी आइगन सर, वैल्यू को वो नीचे मैंने 1 कर देगा। यहाँ देखो सर ऑप्शन है ना आपके पास, ये देखो फिक्स नंबर ऑफ फैक्टर्स डाल सकते हो आप। सर तो फिर उसमें कम्युनैलिटी वगैरह वो भी कम हो जाती है ना, फिर वो हाँ, वो ठीक तो है फिर मतलब असर तो पड़ेगा ना। यार एक सिंपल सी बात है, एक सीट पे 3 लोग बैठ सकते थे, आप 3 लोगों की जगह 4 को या 5 को बिठाने की कोशिश करोगे तो देर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि कोई एक या दो गिर जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी तो फोर्थ रहेगी भी, ही रहेगी। जैसे हम फोर्थ भी ऐसे करते हैं तो फिर वो जो लास्ट में अगर 2 होते हैं वो बिल्कुल जैसे 1 या 2 उसमें वेरिएबल आता है, वो इसीलिए आता है ना मतलब। क्योंकि एक्चुअली में नेचुरल फैक्टर वो बन नहीं रहा था, हाँ जी हाँ जी, ठीक है आपने उसको ठीक फोर्स है किया बनने के लिए, ठीक है सर। तो वो बन तो जाएगा लेकिन किसी काम का नहीं होगा। इट इज जस्ट लाइक चूजिंग अ प्रोफेसर विच यू डोंट लाइक। तो किसी हाँ को जी फोर्स सर, तो करके आप किसी प्रोफेशन में डाल तो दोगे बट वो काम नहीं करेगा फिर वहां। सर शुड वी गो फॉर दिस और नॉट? नो नो, आई वुड नॉट सजेस्ट। मैं उसको कभी कभी रन करता हूँ फोर्स को, जब मुझे पहले से पता होता है कि भाई मैंने 4 फैक्टर ही लिए थे और मेरे को 4 बनने चाहिए थे, तब मैं कभी कभी उसको लगाकर देखता हूँ जस्ट फॉर क्रॉस चेकिंग। ठीक है सर, ठीक है, गॉट इट, थैंक यू। मतलब पहला ऑप्शन मेरा डाटा को ठीक करना होगा रादर देन कि मैं मेरे यहाँ दोस्त फोर्स होंगे ना करूँ। तब और मैं ये उठा लूंगी, तब बुला लूंगी। और यहाँ पे तो मैं झाड़ू जोर लगा देना, जबरदस्ती हो पोछे की जाएगी, जरूरत नहीं है। जोर जबरदस्ती हो जाएगी। हाँ, पीनी है पर मैं खुद बनाऊंगी। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, मैंने इज द अदरक पॉइंट वाली डिस्कस। बनानी है। मैडम थोड़ा हमें भी फॉरवर्ड करेंगे ये अदरक वाली ओ माय गॉड, सॉरी सर, सॉरी सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर? तो एक सिंपल सा हमने डे 1 पे किया था, हम वही सेम काम कर रहे हैं जस्ट टू चेक कि मेरे कितने फैक्टर्स बन रहे थे, वो मैंने अब चेक कर लिया। बट हमारा पर्पस यहाँ पर ये नहीं है। जो पर्पस हमारा है वो मैं आपको बता देता हूँ। हम एक मॉडल बनाएंगे जिसमें हम इंटरैक्शन इफेक्ट देखेंगे। लेट मी जस्ट ड्रॉ दैट मॉडल। एक मॉडल बना ही लेते हैं। तो जो हमारा मॉडल होने वाला है वो कुछ इस तरह का होगा। विल टेक अप ए। अभी मैं सिर्फ कंसेप्चुअलाइज मॉडल बना रहा हूं, अभी आपको इसको बनाने की जरूरत नहीं। जस्ट टू एक्सप्लेन यू, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। हम इसका इफेक्ट देखेंगे, इसका इफेक्ट देखेंगे और साथ में एक इंटरैक्शन बनाएंगे बीच में और इंटरैक्शन का भी इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह का मॉडल होगा। मतलब कहने का मतलब है जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि हम एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं। और अभी जो हम रन कर रहे हैं दिस इज फॉर कंटिन्यूअस वेरिएबल, दिस इज नॉट फॉर कैटेगरिकल वेरिएबल। पहले हम इसको कंटिन्यूअस के लिए रन करेंगे और फिर बाद में इसको कैटेगरी के लिए रन करेंगे। So it would be something like this. So this is your variable A, this is B। मैं फैक्टर्स लिख रहा हूं बेसिकली, जो फैक्टर्स हमारे बनकर आए। और दिस इज योर C एंड दिस इज योर इंटरैक्शन ऑफ A एंड B। इसको आप AB कह सकते हो या इंटरैक्शन ही कह देते हैं, इंटरैक्शन। और इंटरैक्शन का भी इफेक्ट देखेंगे ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, समथिंग लाइक दिस। कुछ इस तरह का मॉडल होगा। जो हमारा हाइपोथेसाइज्ड मॉडल है वो इस तरह का होगा। अच्छा, कल आप में से कोई मुझे मैसेज कर रहा था फॉर कि सर इस पेपर का क्या लेंथ वेंथ नहीं बढ़ सकता? तो इसकी ये कैनवस का शीट का लेंथ बढ़ जाता है। यहाँ व्यू में जाओगे आप
वी हैव इंटरफेस प्रॉपर्टीज। इंटरफेस में जाकर आप इसको पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में चेंज कर दो, तो जितना बड़ा आप करना चाहते हो ये उतना बड़ा कर देगा। ये देखो बड़ा कर दिया उसने, ये देखो। क्या ये जो मॉडल अभी मैंने बनाया है ये क्लियर हो गया कि हम क्या करने वाले हैं? सर ये तो एक क्लियर और हो गया, पर साथ साथ में ही आप टाइम दे देना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हाथ तंग है। नहीं मैडम, मैं अभी इसको रन ही नहीं कर रहा, आप बनाओ आराम से। ओके ओके। मैं अभी इसको रन नहीं कर रहा, मैं तो अभी बस आपको मॉडल दिखा रहा था कि कंसेप्चुअलाइज मॉडल हमारा ये है, हमें ये रन करना है। ठीक है, अब वापस आते हैं फाइल पे, इस पे कुछ काम करेंगे। इस पे काम ये करेंगे कि अगर आप ध्यान से देखो, लॉजिकली सोचो, आपके सामने ये फैक्टर तो आ गए, आपने अभी भी फैक्टर देखे ना, ए बी और सी, ये 3 फैक्टर दिख रहे हैं ना आपको, 1 2 3, बट इनका स्कोर कहाँ है? यहां मॉडल में डालने के लिए मुझे ए की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए, वो तो कहीं डाटा में है ही नहीं। कहीं आपको ए बी की सी की तो वैल्यू मुझे मिल ही नहीं रही, मैं मॉडल में डालूंगा क्या? अब क्या करेंगे? इम्प्यूटेशन सर। नहीं, नॉट इंप्यूटेशन राइट नाउ। इंप्यूटेशन तो हम बाद में करते हैं, जब हमें वो तो यहीं से निकल आएगा। हाँ जी, क्या सॉल्यूशन हो सकता है? सर जो मुझे जो ए बी और फैक्टर सी आए थे, चाहिए। सर फैक्टर ए में जो भी 4 क्वेश्चन आए थे उनका टोटल करके हाँ हाँ, उसको ऐड कर देंगे। नहीं मैडम, उससे काम नहीं बनेगा। वो इन सर्टेन केसेस में एवरेज स्कोर हमारी हेल्प कर सकता है फॉर फॉर्मुलेशन, बट जी उससे बेटर ऑप्शन ये होगा कि आप यहाँ पे फैक्टर स्कोर निकालो। तो लेट मी जस्ट कैलकुलेट द फैक्टर स्कोर। यहाँ पे डायमेंशन रिडक्शन फैक्टर में आप जाओगे ना, जब आप फैक्टर एनालिसिस को रन करते हो, यहाँ पे स्कोर का ऑप्शन आता है, तो सेव एज रिग्रेशन, आप रिग्रेशन की वैल्यूज निकाल लो इसकी। वो हर पर्सन के लिए इक्वेशन को रन कर देगा फैक्टर स्कोर के लिए। तो अब आप जब इसको देखोगे वापस आकर के, तो यहाँ पर आपको फैक्टर स्कोर मिल रहा है। Okay, we are getting now factor scores. We can rename them as A, B, C. ये पॉइंट क्लियर हो गया? Sir, I can't see your screen. आप देख नहीं पा रहे मेरी स्क्रीन? क्या बाकी लोग भी नहीं देख पा रहे? No, No, sir. sir. सर Screen अभी is तो not नहीं। visible. ओके ओके ओके, लेट मी जस्ट रिकनेक्ट, कुछ इशू आ रहा है, 1 मिनट।
ओके, आई एम ऑडिबल नाउ? अब सुन पा रहे? यस सर। ओके, मैं दोबारा से करके दिखा देता हूं मैंने क्या किया है अभी। लेट मी जस्ट क्लियर दिस। मैं आपसे ये कह रहा था कि अभी तक हमने यहाँ पे देखा कि हमारे 3 फैक्टर्स बन रहे हैं, बट वी नीड वैल्यूज ऑफ दोज फैक्टर्स। हमें उन फैक्टर्स की वैल्यू चाहिए। हमें एक ए की वैल्यू चाहिए, हमें एक बी की वैल्यू चाहिए, हमें एक सी की वैल्यू चाहिए, तो हमें वो कहीं ना कहीं चाहिए। तो उसके लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन जो ममता मैम ने बताया था, वो एक ऑप्शन कई बार हम यूज करते हैं, दैट वी टेक अ टोटल ऑफ ऑल दीज 4 स्टेटमेंट्स जो भी जिस पे लोड हो रहा है, एंड वी टेक एन एवरेज स्कोर। हम एक एवरेज स्कोर ले लेते हैं, तो उससे भी हमारा कई बार वैल्यू बन जाता है। तो वो भी मेथोडोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी यूज किया जा सकता है। अदरवाइज द अनदर मेथड विच वी यूज इज कैलकुलेटिंग फैक्टर स्कोर्स, कि आप हर फैक्टर का स्कोर निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं एग्जैक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप एवरेज ले लो, या आप ऐसे कर सकते हो कि आप फैक्टर स्कोर ले लो, जो भी आपको सूट करता हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों मेथोडोलॉजी में। बट हाँ, एवरेज लेते समय आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सभी स्टेटमेंट्स एक डायरेक्शन में होनी चाहिए, वो सब मतलब सही होना चाहिए। तो एवरेज निकालने के लिए तो हम मतलब सिंपल तरीका है, वी कैन गो टू कंप्यूट। अब कंप्यूट में जाकर के यहाँ पर एक न्यू वेरिएबल बना सकते हो, ए के नाम से एक वेरिएबल बना लो, और Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। तो इसको आप लेकर यू कैन डिवाइड इट बाय 4 एंड यू कैन गेट एन एवरेज स्कोर, सिंपल। बस सर यहाँ पे ये देखना पड़ेगा हमें कि जो फैक्टर एनालिसिस में जो जो क्वेश्चन एक ग्रुप में आए हैं वो भी हम वो कंसीडर। आपको फैक्टर स्कोर से वहां रोटेटेड लोडिंग से देखना पड़ेगा। हाँ जैसे जी। मैंने अभी नोट किया हुआ है मैंने, जैसे मेरे फैक्टर ए पे पहले 4 स्टेटमेंट है, Q1 Q2 Q3 Q4, और फैक्टर बी पे क्वेश्चन नंबर 5 8 9 10, और फैक्टर नंबर सी पे इट इज 11 12 13। आप ऐसा करो ना, आप एवरेज निकाल ही लो एक बारी के लिए, हम बाद में फिर फैक्टर स्कोर को भी यूज करेंगे। एक बारी के लिए आप एवरेज निकालो, सभी के लिए निकाल दो। सर ये स्टेप आप स्टार्टिंग से रिपीट कर देंगे प्लीज? मैं अभी दूसरे वाले के लिए करूंगा तो फिर आपको पता चल जाएगा। ये देखो, अच्छा ये ठीक है वाला, सर। ये मैंने कैलकुलेट कर दिया। आप यहाँ देखो वैल्यू आ गई, ये देखो ए की वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली आई गो टू अगेन कंप्यूट वेरिएबल। ट्रांसफॉर्म में कंप्यूट का ऑप्शन होता है, सो इन द कंप्यूट वेरिएबल वी कैन अगेन नाउ डू इट फॉर द बी। हम यहाँ पर एक बी वेरिएबल बनाएंगे, टारगेट वेरिएबल बी डाल दिया, और इसमें हमें प्लस करना है क्वेश्चन नंबर 5 8 9 10, 8 9 10 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारा बी बन गया, एंड नाउ वी हैव सी। तो एक और सी भी बना लेते हैं। विल गो टू ट्रांसफॉर्म, विल गो टू कंप्यूट वेरिएबल, एंड वी गो विद द सी पार्ट। तो तीसरा वेरिएबल भी बना लेते हैं, और सी आ जाएगा, इसमें है 11 12 13। ठीक है जी, लेट्स गो टू ओके। नो सर, डिवाइड बाय 3 होगा सर। ओह शिट शिट शिट, एक मिनट इसको ठीक कर लेते हैं। कंप्यूट वेरिएबल सी में जाके इसको डिवाइड बाय 3 करना है। So we get the score of ABC. So this is one way of doing it. Another way of doing it is you can calculate factor scores. तो फैक्टर स्कोर कैसे निकालते हैं मैं वो भी आपको दिखा देता हूं। बट एक्चुअली मैं अभी फैक्टर स्कोर इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि मुझे ना आगे जेड स्कोर भी चाहिए, इसलिए मैं फैक्टर नहीं ले रहा। इसलिए मैं फिर भी लेकिन आपको दिखा देता हूँ कि मैं कैसे करना है इसको। विल गो टू डायमेंशन रिडक्शन, विल गो टू फैक्टर। यहाँ पे जब फैक्टर एनालिसिस आप लगा रहे हो तो यहाँ पे स्कोर का ऑप्शन होता है, ये देखो। स्कोर में जाकर आप सेव वेरिएबल एज, आप यहाँ पे रिग्रेशन चूज कर सकते हो। जैसे ही आप रन करोगे
ओके करोगे, ये देखो ऑटोमेटिकली आपको ये वैल्यूज दे देगा तीनों फैक्टर्स के। ये आपके तीनों फैक्टर के स्कोर है ए बी सी के। अब बाद में इसको रीनेमिंग कर सकते हो। ठीक है, बट अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे एसपीएसएस पे भी मॉडरेशन आपको दिखाना है इसलिए। सर फैक्टर नंबर 2 में कौन से क्वेश्चंस थे? क्वेश्चन नंबर 5, 8, 9, 10। 5, 8, 9, 10। हाँ जी। और सर 3 में 11, 12, 13। 11, 12, 13। ठीक है सर। सर इनका एवरेज करने के बजाय फैक्टर स्कोर ज्यादा वाइबल ऑप्शन नहीं है? वाइबल ऑप्शन है मैम, अगर उसको सिर्फ मॉस में यूज करना होता ना तो मैं वही लेता, बट अभी मेरे को इसका जेड भी चाहिए, राइट सर। इसीलिए नहीं यूज किया, नहीं तो मैं फैक्टर स्कोर ही लेता। राइट सर। यहां तक क्लियर है? तो अभी तक हमने किया क्या है, लेट मी जस्ट रिकैप। हमने, मेरे पास जो डाटा फाइल थी, हमने उस पर एक ईएफए रन किया। ईएफए में देखा भाई कौन से क्वेश्चंस लोड नहीं हो रहे थे, उनको हटा दिया। 3 फैक्टर बनकर आए, तीनों फैक्टर के हमें वैल्यूज चाहिए। अगर हमें उसको मॉडल में रन करना है, वी नीड वैल्यूज, क्योंकि हमें ए और बी का इफेक्ट सी पे देखना है कहीं ना कहीं, तो हमें उसकी वैल्यू चाहिए थी। तो उसके लिए हमने एक कंप्यूट वेरिएबल करके हमने एबीसी का एक एवरेज स्कोर बनाया, सिंपल। आप इसको फैक्टर स्कोर से भी बना सकते थे, आपने एवरेज स्कोर से बनाया, तो वो दोनों अपनी जगह पे सही है। ओके, अब यहां पर हम एक, बिफोर वी गेट इनटू द मॉडरेशन और रिग्रेशन पार्ट, हमें एक, आप क्या करने वाले हो, आपको कहीं ना कहीं इनका स्केल स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। ये तीनों वेरिएबल का स्केल स्टैंडर्डाइज करने के लिए, किसी भी वैल्यू को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम उसको जेड स्कोर में कन्वर्ट करते हैं। तो बिफोर वी कंडक्ट एनी काइंड ऑफ एनालिसिस, वी हैव टू मेक श्योर कि इनका स्केल स्टैंडर्डाइज हो जाए। दे शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल, सिंपल। इनका यूनिट सेम हो जाए, कहने का मतलब ये है। तो इनके यूनिट को सेम करने के लिए विल गो टू एनालाइज, विल गो टू डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, वी गो टू डिस्क्रिप्टिव्स। डिस्क्रिप्टिव्स में आप ये तीनों वेरिएबल डालेंगे, and you have an option over here, this is called as save standardized variables। तो आप इनके स्टैंडर्डाइज वेरिएबल्स को आप सेव करोगे। जैसे ही आप ये करोगे, ये ऑटोमेटिकली z का स्कोर कैलकुलेट कर देगा a और b और c के लिए। लेट्स डू इट। अब जैसे ही आपने ये कर दिया, आपके सामने देखो z का a, z का b, z का c, तीनों वैल्यूज आ गई हैं। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ या नहीं? इज द लॉजिक इज क्लियर? हम क्यों कर रहे हैं, लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। लॉजिक इज एज सिंपल, क्योंकि हमें अब इसके बीच में रिलेशनशिप देखना है ए, बी और सी को, और बाद में हम इसको कंपेयर भी करने वाले हैं। तो वी नीड ए स्टैंडर्डाइज, मतलब हमें इनको कहीं ना कहीं एक यूनिट पे लाना पड़ेगा। इसी वजह से उस यूनिट को एक बराबर करने के लिए मैंने जेड में उसको कन्वर्ट कर दिया, और कुछ नहीं किया। और करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, गो टू एनालाइज, गो टू डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, जो जो वेरिएबल को कन्वर्ट करना है उसको उधर डालकर सेव एज स्टैंडर्डाइज वैल्यूज कर दो, आप नया वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा।
इज इट क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताएं। सर आई थिंक आई मेड सम सिली मिस्टेक। मैम आप प्लीज कर लो आराम से, कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम है। वी वांट टू गो स्लो बट वी वांट टू मेक श्योर कि सबको आ जाए, कोई बात नहीं। अब देखो कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लो। सर जब वो एवरेज निकाला ना, हमने फैक्टर ए निकाला, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4 कंप्यूट में जाके किया, कर दिया। है ना जी? आपने तो ब्रैकेट वो लगाया था? हाँ जी, ब्रैकेट लगाया था? नहीं ब्रैकेट सर, ब्रैकेट शायद मिस जब हुआ। आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो वो तो सिर्फ Q4 डिवाइड बाय 4 कर देगा ना। ओके सर, एक मिनट आप वो कंप्यूट में जाके प्लीज, अगर ये देखो मैम, ये देखो, ये कंप्यूट में हम गए ना, हम्म, ये देखो, ये मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया ना क्योंकि वो पहले प्लस करे और फिर डिवाइड करे। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो वो पहले 13 को डिवाइड कर देगा, उसके बाद प्लस करेगा। जी बॉड मास वाला गेम। हाँ जी, हाँ जी, वही है गड़बड़ सर। सर वो मैं कर लेती हूँ, एक मिनट। आप आपने जो जेड स्कोर अभी निकाला था ना, वो बताऊं दोबारा? जी, एक मिनट के लिए वो बता दो, बाद में ये फिर देखो मैं मैम, बताती हूँ। एनालाइज में गए, जी डिस्क्रिप्टिव्स में गए, जी यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रिप्टिव का ऑप्शन आ रहा है। जी। अब यहाँ पर आपके पास जो भी वेरिएबल को आप कन्वर्ट करना चाहते हो आप उसको इधर ले जाओ, और यहाँ देखो ऑप्शन आ रही है सेव स्टैंडर्डाइज वैल्यूज। ओके, हो जाएगी, ठीक है जी। तो उससे क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली 3 नए वेरिएबल क्रिएट कर देगा। सर यहाँ पे बूटस्ट्रैपिंग भी दिख रहा है जो आपने कल एक्सप्लेन किया था। हाँ, वो बूटस्ट्रैप तो हर जगह दिखता है आपको, मतलब इन एसपीएसएस आपको बूटस्ट्रैप हर जगह मिल जाएगा। सर बी वेरिएबल, सर ए में 1 2 3 4 लिए हैं आपने, बी में मैं फिर 5 से रिपीट कर 6। देता हूँ, आप नोट डाउन कर लो। आप नोट हाँ डाउन जी, करो। ए में हम ले रहे हैं 1 2 3 4, हाँ जी सर। और बी में ले रहे हैं हम 5 8 9 10, क्योंकि 6 और 7 तो लोड ही नहीं हुए थे। और लास्ट वाले पे ले रहे हैं हम 11 12 13। ठीक है जी। यहां तक पहुंच गए आप? यस सर। ओके देन, अब हम एक डायरेक्ट रिलेशनशिप पहले चेक करते हैं। लेट्स रन अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, पहले देखते हैं ए और बी का सी पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो लेट्स गो टू रिग्रेशन, गो टू लीनियर। यहाँ पे सी हमारा डिपेंडेंट है, जेड वाला लेना है हमने, और ए और बी जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट है। अभी हम सिर्फ एक डायरेक्ट इफेक्ट देख रहे हैं, कोई मॉडरेशन में कुछ नहीं। अब आप मुझे रिजल्ट इंटरप्रेट करके बताओ, आपने रिग्रेशन देखा हुआ है, आपने रिग्रेशन पढ़ा हुआ है, आप मुझे बताओ रिजल्ट कैसा आ रहा है। या आप करो अपनी शीट पे करो, आप मुझे शीट देख के बताओ। आप आर स्क्वायर बहुत कम है। आर स्क्वायर 27.6% है, ठीक है, चलो हाँ आर मतलब स्क्वायर की वैल्यू कम है हम 27.6। ठीक है। लेट्स गो टू बीटा, यहां देखो क्या दिख रहा है।
सर ए का सी के साथ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है लेकिन बी का नहीं है। ए का सी के साथ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है, ठीक है, पॉजिटिव में आ रही है बीटा। बी भी पॉजिटिव के साथ बीटा नहीं। है लेकिन नॉन सिग्निफिकेंट है वो। हाँ जी। बी का नहीं। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? अगर नहीं क्लियर हुआ तो मैं फिर से बता दूं रिग्रेशन में क्या देखते हैं। रिग्रेशन में हम दो चीजें मेन देखते हैं, एक तो हमारे लिए आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो आप देख सकते हो आर स्क्वायर आ रहा है 27.6%। और दूसरी चीज जो हम यहाँ पे देखते हैं दैट इज कॉल्ड योर बीटा वैल्यूज। तो जो बीटा वैल्यू हमारी आ रही है दैट इज योर, आप देख सकते हो 0.498 आ रही है, तो दैट्स अ पॉजिटिव वैल्यू। पहली चीज तो वो पॉजिटिव है हमारे लिए। और दूसरी चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज योर द बीटा वैल्यू ऑफ द बी। तो बी को देख सकते हो कि वो काफी मतलब 0.04 आ रहा है, और प्लस साथ में जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है वो बिल्कुल 0.05 से काफी ज्यादा है। तो डायरेक्ट इफेक्ट में तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि जेड ए का ही सिर्फ मतलब ए वेरिएबल का इफेक्ट सी पे है बट बी का नहीं है। लेकिन अब ना मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, इसको मैं दोबारा रन कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना आप हर पॉसिबल सिनेरियो आज देख लोगे। आज मैंने आपके लिए जो फाइल बनाई है वो बहुत काम की है। एक बारी के लिए ना जेड ए को बाहर कर देते हैं। अभी अभी आपने क्या देखा, जेड बी का कोई इफेक्ट नहीं है ना, आपने देखा ना अभी नॉन सिग्निफिकेंट इफेक्ट, ठीक है। यस सर। जेड ए को बाहर कर रहा हूं, दोबारा रन कर रहा हूं, अब जरा देखना पॉजिटिव और सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। अब आप बताओ स्टैटिस्टिक्स इज अ फनी गेम और नॉट? बिल्कुल। अभी अभी हमने देखा कि जेड बी का कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब नॉन इट सिग्निफिकेंट। मींस ए के आने से बी का इफेक्ट खत्म हो गया। हाँ, ए इतना पावरफुल है कि ए जो है वो बी के इन्फ्लुएंस को मार दे रहा है। अदरवाइज नहीं तो बी के साथ भी अगर देखा जाए तो 27% में से 10% का सिग्निफिकेंस तो आर स्क्वायर तो ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। सर डज इट मीन कि इनकी इंटरेक्शन भी एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट डाल सकती है? अब देखेंगे ना, यही बात तो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब यहां तक मैं आपको लेकर क्यों आया हूं, पिक्चर की कहानी जो हमने शुरू की वो इस चीज को बताने के लिए तो आपको शुरू की कि ए का इफेक्ट भी सिग्निफिकेंट है, बी का भी इफेक्ट सिग्निफिकेंट है, ठीक है। लेकिन जब ए और बी को मैंने इकट्ठे लगाया तो ए जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट हो गया, ए जो है वो सिग्निफिकेंट हो गया, बी नॉन सिग्निफिकेंट हो गया। तो अब तो कहीं ना कहीं एक बार लगाकर देखना पड़ेगा भाई इंटरेक्शन में क्या कहानी बन रही है। राइट सर। इंटरेक्शन तक हम क्यों पहुंच रहे हैं, अब इस लॉजिक को समझने की कोशिश करो। इंटरेक्शन तक हम पहुंचे कैसे? इंटरेक्शन तक हम इसलिए पहुंचे क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों सिग्निफिकेंट थे अपनी अपनी जगह पर, लेकिन एक वेरिएबल के प्रेजेंस में दूसरा वेरिएबल अपना शाइन खो दे रहा है। तो लेट अस डू एन इंटरैक्शन, एक इंटरैक्शन वेरिएबल बनाते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछे, क्योंकि आज का सेशन हमारे लिए मतलब इंपॉर्टेंट है और हम बहुत ग्रेजुअली बढ़ेंगे। आप हर एक चीज को आज देखोगे स्टेप बाय स्टेप। इज द लॉजिक इज क्लियर? समझ आ गया सर? ये Yes. लॉजिक तो समझ में आ गया सर, पर एक ना बेसिक क्वेश्चन है मेरा जो बड़ा बार बार पूछे, मेरे दिमाग में आता है। बड़ा आपका क्वेश्चन बेसिक नहीं बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पूछे। सर जैसे अभी हम यहाँ पे आर की वैल्यू हमने देखी जिसमें एक बार हमारी 27% आई और एक में 10% आई, और ठीक है। दोनों को ही हमने सिग्निफिकेंट वैल्यू से चेक कर लिया कि ये दोनों अपनी अपनी जगह पे सिग्निफिकेंट है। पर सर क्या यहाँ पे कोई थंब रूल टाइप कुछ होता है कि कितना परसेंट हो? जैसे सिग्निफिकेंस वैल्यू के लिए तो एक थंब रूल होता है, पर क्या मैडम मेरी बात सुनो, जो आर स्क्वायर है ना, जी सर, आर स्क्वायर का जो स्टैटिस्टिकल, अगर आप देखो स्टैटिस्टिकल वैल्यू तो है उसकी 60% से ऊपर रहेगा तो अच्छा है, हाँ जी, ठीक है। लेकिन हमें लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से भी कई बार चीजें देखनी पड़ती हैं। मान लो मेरा आ ही रहा है 30%, 32%, और मैं देख रहा हूं कि लोगों ने जो पेपर पब्लिश किए हैं
उन्होंने 20% पे भी किया है, 22 पे भी किया है। तो ओके कहने का मतलब है कि अपना बनाया हुआ खाना किसको बुरा लगता है? सबको अच्छा ही लगता है। ये वही लॉजिक है एक्चुअली में। मैं आपको मतलब मैं पहले भी वर्कशॉप में ये बात पहले भी मैंने बोला है कि जो स्टूडेंट जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाता है ना, तो वो चाहे जितना भी स्क्यूड हो, उसको वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड ही दिख रहा होता है। वो मुझे कहेगा सर देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड ही तो आ रहा है। मैंने कहा भाई वो तो बिल्कुल स्क्यूड दिख रहा है मुझे। ऐसा नहीं नहीं सर आप ध्यान से देखो, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैंने कहा या तो मैं कर्व भूल गया हूँ कि कर्व कैसा होता है, या आप प्रॉपर्टीज भूल गए हो। तो वैसी वाली गेम है ये आर स्क्वायर के साथ भी, कि मतलब व्हाट शुड बी द आइडियल वैल्यू। स्टैटिस्टिकली तो चलो बुक्स ने एक वैल्यू दी हुई है कि भाई इतना 50%, 65%, 60% इज अ गुड स्कोर, बट based on the variables you have, based on how many sample size you have, उन सब चीजों का इफेक्ट इस पे आ जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे कहना थोड़ा मुश्किल है कि सिर्फ आर स्क्वायर के बेसिस पर डिसीजन को पुल ऑफ करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 2% आ रहा है, 1% आ रहा है तो भी हम कह देंगे नहीं नहीं यार हमारा तो अच्छा आ रहा है, आर स्क्वायर इज वेरी गुड। वो नहीं, मतलब कुछ सब्सटैंशियल तो होना चाहिए ना, मतलब एटलीस्ट इतना कि हम कह सके कि हाँ कुछ इफेक्ट तो डल रहा है। जी सर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। तो लेट्स क्रिएट अ मॉडरेशन वेरिएबल। अब एक मॉडरेशन वेरिएबल बनाते हैं। लेट्स गो टू कंप्यूट अगेन। अब हमें एक इंटरैक्शन देखना है ए और बी का ऑन सी। तो लेट्स क्रिएट एन इंटरैक्शन वेरिएबल। एक इंटरैक्शन वेरिएबल बनाते हैं which will be a multiplication of ZA multiplied with ZB. अब देख लो पहले, फिर मैं रन करूंगा। रन करते हैं। सो हियर वी गो। अब हमें एक इंटरैक्शन वेरिएबल मिल गया है विच इज एन इंटरैक्शन ऑफ ZA एंड ZB, मतलब A और B का इंटरैक्शन है और उसका इफेक्ट देखेंगे। तो एक हिरारिकल रिग्रेशन रन करते हैं अब, ताकि हम दोनों इफेक्ट एक साथ देख लें। लेट्स गो टू अगेन रिग्रेशन एंड लीनियर। तो यहां पर हम ZA और ZB का तो पहले से ही देख रहे थे, इसको डाल देते हैं और नेक्स्ट में जाके इंटर को डाल देते हैं। इंटर वेरिएबल को यहां डाल देते हैं और यहां पर स्टैटिस्टिक्स में एक ऑप्शन आता है आर स्क्वायर का चेंज कितना आ रहा है वो देखना है हमें। तो आर स्क्वायर का चेंज डाल देते हैं। शुड आई रिपीट कि आपने फॉलो कर लिया? यस प्लीज। अब सिंपल इंटरैक्शन कैसे क्रिएट हुआ वो तो देख लिया ना, ZA इनटू मल्टीप्लाइड बाय ZB, सिंपल। यस सर। वहां से क्रिएट करने के बाद विल गो टू लीनियर रिग्रेशन और यहाँ पे एक हिरारिकल रिग्रेशन रन करेंगे। हिरारिकल में हम करते क्या, स्टेप बाय स्टेप रन करेगा वो। तो स्टेप ए में पहले वो प्रीवियस में जाएंगे आप, एक मिनट इधर आ गया। प्रीवियस में आप जाओगे तो पहले स्टेज पर वो ZA और ZB का इन्फ्लुएंस ZC पे देखेगा जो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, और इसके बाद वो अलग से रन करेगा इंटरमीडिएट जो हमारा मॉडरेशन इफेक्ट है, दैट इज योर इंटरैक्शन, उसको वो अलग से रन करेगा और दोनों में आर स्क्वायर में कितना चेंज आ रहा है वो भी बता देगा हमें। ठीक है, लेट्स गो टू ओके। अब आप देखो क्या हो रहा है। तो फर्स्ट मॉडल में अब आप बताओ, इंटरप्रेट करो। चलो आप तो बता दोगे मुझे, बढ़िया लग रहा है। बताओ क्या हो रहा है। मॉडल 2 बार रन हो रहा है। यस सर। द फर्स्ट मॉडल में तो हमने पहले भी चेक किया था 27.2% आ रहा है। व्हाट इज द 27.6 आ रहा है।
व्हाट इज द नाउ प्रोग्रेस इन आर स्क्वायर? 28%. 0.03%. तो मॉडरेशन कुछ ना कुछ तो बात बना रहा है, मॉडरेशन कुछ कहानी तो बना रहा है लग रहा है। हाँ, चलो फिर देखते हैं नीचे क्या हो रहा है, कोफिशिएंट में देखते हैं क्या हो रहा है। जेड ए सिग्निफिकेंट आ रहा है सर, लेकिन इंटरेक्शन सिग्निफिकेंट नहीं आ रही। इंटरैक्शन अभी भी सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, बट आर स्क्वायर को इम्प्रूव कर रहा है वो, ठीक है कोई बात हाँ। नहीं। सर इसका मतलब ये है कि मॉडल नंबर 1 में हमने इंटरेक्शन नहीं लिया और मॉडल नंबर 2 में इंटरेक्शन लिया है। हाँ जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। मॉडल ए सिर्फ जो डायरेक्ट रिग्रेशन है उसको रन कर रहा है, मॉडल बी जो है वो इंटरमीडिएट इंटरेक्शन को भी रन कर रहा है। और आप चाहो तो हिरारिकल क्यों, अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम लग रही है, इतना कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करना है, अगर लग रहा है तो सिंपल यार हटा दो हिरारिकल को, जस्ट रन द सिंपल रिग्रेशन, हटा दो इसको। क्योंकि ए और बी का तो इफेक्ट आपने देखा ही हुआ है, इंटरेक्शन मॉडरेशन का सीधा रन कर दो, देखें मॉडरेशन से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कुछ खास नहीं है यार, बहुत माइल्ड है, बहुत माइल्ड इफेक्ट है। बट आप देखो इंटरेक्शन भी सिग्निफिकेंट है अब, मतलब हाँ सिग्निफिकेंट है ना, 0.05 0.07 ठीक है, क्लोज है। लेकिन सर इसमें ए और बी नहीं लिया ना हमने, तब इंटरेक्शन सिग्निफिकेंट है। अगर हम ए के साथ लेकर चलते हैं फिर तो इंटरेक्शन सिग्निफिकेंट नहीं आ रही ना। अभी तो हम सारे पाथ देख रहे हैं ना, हम ये सारा पाथ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जब हम मॉस में जाएंगे तो वहां पर तो वो सारा पाथ रन करेगा, तभी हमने हिरारिकल डाला ही इसलिए था, क्योंकि आप ये बात समझ सको कि अब एसपीएसएस पे हमने ये कर लिया है, हमने एसपीएसएस पे ऑलरेडी अब ये मॉडरेशन हमने रन कर दिया है एक तरह से, वी आर डन विद एसपीएसएस पार्ट। अब हमें सेम काम जो हमने यहां किया है अब हम मॉस पर रिपीट करेंगे। क्या यहां तक क्लियर हो गया है कंसेप्ट? हायरार्किकल रिग्रेशन के लिए लीनियर रिग्रेशन में हमने हाँ, एक बार वो लीनियर में लगता है, बस वो वहां पे नेक्स्ट करना होता है, वो स्टेप बाय स्टेप रन कर देता है। सर मैं तो ओके कर रही हूँ तो फिर वो नेक्स्ट में जा रहा है। एक मिनट, स्टेप वाइज करना हमें मेथड में? नहीं मेथड एंटर ही रहेगा, ठीक है। मेथड में तो कुछ कर ही नहीं रहा मैं, बस यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, नेक्स्ट में कुछ प्लस कर दिया, कुछ ऐड कर दिया, ठीक है आई गॉट इट सर, नेक्स्ट में कर। ठीक है अब क्लियर है, मतलब अभी जो आउटकम हमारे सामने निकल कर आया है ए सिग्निफिकेंट है, ए के एब्सेंस में बी भी सिग्निफिकेंट है, और ए बी के एब्सेंस में मॉडरेशन इंटरमीडिएशन भी सिग्निफिकेंट है। लेकिन जब आप तीनों के प्रेजेंस में डाल रहे हो तो ए ही सिग्निफिकेंट आ रहा है, बी और इंटरमीडिएट दोनों ही सिग्निफिकेंट नहीं है। ये अब तक हमारा आउटपुट बता रहा है फ्रॉम द एसपीएसएस। सर एक क्वेश्चन। हाँ जी मैम। सर जहाँ पे आपने दोनों मॉडल रन किए थे वहां पे टेबुलर वैल्यूज आई थी, जहां से मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि ये इंटरेक्शन वैल्यू सिग्निफिकेंट है नहीं है। हाँ जी ये वाली ना। हाँ जी हाँ जी सर, अब इस टेबल को देख के आप क्या एक बार जो अभी आप रिजल्ट बता रहे हो ना, ए और बी का आपस में रिलेशन और ए और बी का जब इंटरेक्शन रिलेशन हो तो वो इंटरप्रिटेशन आप इस टेबल की वैल्यूज को कंसिडर करते हो? ये देखो, ये z का जब आप a देख रहे हो, देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0.000 दिख रहा है ना सिग्निफिकेंट। जी सर। b लेकिन नॉन सिग्निफिकेंट है। जी सर। अब आप फिर नीचे आ जाओ, नीचे वाले में आपको तीनों की पिक्चर मिल जाएगी, a देखो यहां भी सिग्निफिकेंट है, b यहां पर और नॉन सिग्निफिकेंट हो गया, और इंटरमीडिएशन भी नॉन सिग्निफिकेंट ही है, ये देखो 0.102। हाँ जी सर। अब क्लियर हुआ? यस सर। तो नटशल तो सर यहाँ पे दोनों ही मॉडल नॉन सिग्निफिकेंट हो गए। कौन सी रिलेशनशिप, एक ही रिलेशनशिप हुई जो सिग्निफिकेंट दिखाई दे रही है? क्या करें, कोई चॉइस नहीं है। पर्पस हमारा ये नहीं है कि क्या सिग्निफिकेंट है क्या सिग्निफिकेंट नहीं है, हमारा पर्पस ये है कि हमें समझ में आना चाहिए कि भाई ये रन होता कैसे, हमें गेम समझ में आनी चाहिए,
क्योंकि जब हम अपने मॉडल पे उसको लगाएंगे तो हमें पता चल सके कि कब मॉडरेशन ऐड करना है, कैसे करना है, वो भी सारी बातें आपको समझ में आएंगी। प्लस अभी इस मॉडल में कुछ है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, इसमें इतना सिंप्लीफाइड है नहीं जितना दिख रहा है, आप देखोगे। सर हाँ जी, हायरार्किकल रिग्रेशन आपने रन किया, एक बार आप स्टेप्स उसके प्लीज रिपीट करके दिखा सकते हैं? बस ये रहा, देखो ये गो टू एनालाइज, गो टू रिग्रेशन, गो टू लीनियर। यहाँ पर आप पहले स्टेज 1 में जो रन करना चाहते हो, जैसे स्टेज 1 में मैं ये रन करना चाहता हूँ, स्टेज 2 में नेक्स्ट करके आप ये वाला चूज कर लो, ए और बी का रन कर दो एक साथ, तो ये 2 बार रन कर देगा। रन ठीक है करा सर। दो, ये देखो Thank 2 you. बार रन कर दिया इसने। हाँ जी सर, थैंक यू। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब आप मॉस में आ जाओ। ये मॉडल ऑलरेडी मेरे ख्याल से मैंने बनाया भी होगा। ये रहा, दिस इज द सेम मॉडल जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया था। बना लिया आपने ये? अब यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले तो मैंने फाइल लोड कर दी। फाइल को पहले सेव करना पड़ेगा। तो ये मेरी फाइल हो गई, इसको फाइल को लोड कर लेते हैं। लेट्स गो टू फाइल एंड वी हैव दिस वेरिएबल कॉल्ड डाटा फाइल्स बी। ये रन हो गया, ये आप देख सकते हो। अब मॉडल में आप आ जाओ, मॉडल में आपको सब वैल्यूज दिख जाएंगी। तो एक तो हमें ZA चाहिए था, एक हमें ZB चाहिए, एक हमें ZC चाहिए, उसको मैंने लोड कर दिया, और एक हमें इंटर चाहिए, उसको भी लोड कर दिया। So we are ready with the model, a simple moderation model, जहां पर हमने 3 वेरिएबल बना लिए हैं। We have one score for A, we have another score for B, we have another score for intermediation, that is called interaction of between A and B, और हम तीनों का इफेक्ट देख रहे हैं ऑन C। तो प्रॉपर्टीज में जाकर जो चीजें हमें चाहिए होती हैं, एज यूजुअल वी नीड स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट्स। कोरिलेशन चाहें तो आप कोरिलेशन निकाल सकते हैं, तो वो ले लेते हैं और रन करते हैं इसको। सो लेट मी रन दिस। तो ये मेरा रन हो गया, आप इसकी स्टैंडर्डाइज वैल्यूज देख सकते हो। अब आप देखो, एज यूजुअल ए का इफेक्ट सी पे देखो, रिग्रेशन वेट अच्छा आ रहा है 0.50।
जो 0.28 आ रहा है सी के ऊपर, वो बेसिकली आर स्क्वायर बता रहा है। 28% ही वहां पे भी आया था, यहाँ पे भी 28% आया। ठीक है, इसके अलावा आप देखो द इफेक्ट ऑफ जेड बी इज नॉट गुड, 0.03 आ रहा है, और इंटरमीडिएशन का भी इफेक्ट कुछ ज्यादा, इंटरेक्शन का भी इफेक्ट कुछ ज्यादा अच्छा नहीं आ रहा, वो भी नेगेटिव ही है। बट इस मॉडल में एक वैल्यू पर आपकी नजर जानी चाहिए, वो वैल्यू कौन सी है आप मुझे प्लीज बताएं, कहां गड़बड़ लग रही है? कोवेरियंस हाई है। हाँ जी, सर एरर टर्म एक ही है। एरर टर्म तो एक ही होगा ना मैम, जो डिपेंडेंट के साथ होता है बस, बाकी सब तो सर इंडिपेंडेंट। 0.03 0.03 तो वो तो पता ही था पुअर आना है। कोई ऐसी वैल्यू जो पहले हमें नहीं पता थी लेकिन अब दिख रही है? 57 सर। 57 दिख रही है ना, वो क्या है? कोवेरियंस। अब आप देखो कि ए और बी के बीच का जो कोवेरियंस है, 0.03 नहीं 0.03 तो रिग्रेशन वेट है, वो तो ठीक है, वो तो पता ही था हमें कि बी का इफेक्ट नहीं आ रहा, वो हमने ऑलरेडी स्टार्ट वहां पे देखा हुआ है। बट यहाँ पे जो देखने वाली चीज है वो आप कोवेरियंस की वैल्यू देखो बिटवीन ZA एंड ZB, द वैल्यू इज 0.57। 0.57 मींस इट्स अ हाई पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ये केस बन रहा है मल्टीकोलरिटी का। अब आपको पता चला बी का इफेक्ट क्यों गायब हो गया। यस सर। जब हमने कहा था कि बी इंडिविजुअली इफेक्ट डाल रहा है लेकिन ए के आने पे नहीं डाल रहा, वो ए के साथ नहीं डाल पा रहा बिकॉज ए और बी वो इंटरकोरिलेटेड हो जा रहे हैं। चले देखते हैं सिग्निफिकेंस लेवल कैसा आ रहा है। तो एस्टिमेट्स में जाके देख लेते हैं, ये रहा, वही बात है। Amit sir, one confusion from my side, one यस मैम doubt. प्लीज। Actually, हम reverse gear में चल रहे हैं ना, when we learn how to make the SAM model, हम वो बाद वाले steps सारे अब से मतलब पहले वाले सारे steps we are doing now. We are checking all the things. Is it so? मुझे ऐसा लग रहा है नो वो नो उल्टा मैम, चल। नहीं 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 नहीं, वो जो हमने पहले किया वो दैट वाज कंप्लीटली डिफरेंट। वो तो एक पूरा पाथ मॉडल था जो हमने बनाया, थ्योरी से अडेप्ट किया, उसके वैल्यूज डाली, उसको रन किया, वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम थी। Okay. अब हम सीख रहे हैं कि हमारे मॉडल में अगर कोई मीडिएशन या मॉडरेशन का केस आ जाता है तो हमें अपना मॉडल कैसे रन करना है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं हम आज। Right, right, right. क्योंकि सेम में ये बहुत मतलब पॉसिबिलिटी रहती है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी द कंट्रीब्यूशन कमिंग फ्रॉम रिसर्च पेपर्स आर कमिंग थ्रू द वे फ्रॉम मॉडरेशन और मे बी मीडिएशन, उसके थ्रू आप कहीं ना कहीं आप रिसर्च पेपर कंट्रीब्यूशन देखते हो। मैंने खुद जो अपना लास्ट पेपर सबमिट किया है वो खुद मीडिएशन इफेक्ट के ऊपर था। ओके सर, वो आप अपना पेपर हमें शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप पे या मेल पे? अभी तो नहीं कर पाऊंगा मैम, इससे पिछला वाला मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ जो पहले पब्लिश हुआ पड़ा है। ये वाला तो क्योंकि अभी वन पेपर। हाँ मैं वो आपको भेज दूंगा, वो जो पुराना पेपर है वो आप देख सकते हो, लेकिन जो अभी वाला है वो क्योंकि कॉपीराइट एक्ट के अंडर हम चल रहे हैं तो अभी नहीं शेयर। राइट, ठीक ठीक है, ठीक ठीक। ऑल्दो वो पेपर मैंने जो मेरा रिसर्च प्रोग्राम चलता है उसमें मैंने लाइव दिखाया था वो पेपर, मतलब वो पूरा पेपर मैंने स्टूडेंट के सामने लिखा है, right from that taking the idea to writing the paper to submitting it. It could be more, relevant when we are relating it to some research paper and concept when we reaching to something and we are नहीं, I'll share the paper. मैं आपको एक पुराना पेपर दिखा दूंगा, वहां मैंने मीडिएशन यूज किया था, that was published in 2017, वो मैं दिखा दूंगा। राइट सर। और उस समय मैंने मेरे ख्याल से सोबल टेस्ट यूज किया था, उस समय सोबल जेड टेस्ट बड़ा फेमस हुआ था, मैंने वो टेस्ट लगाया था उसको मीडिएशन देखने के लिए उसमें। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ती इतनी।
सर आई हैव अ डाउट, ये जो इंटरेक्शन वेरिएबल आपने स्मॉल बॉक्स से शो किया, ये ऐसे ही डिनोट करते हैं इसमें? नहीं, आप उसको बड़ा छोटा कर लो, वो तो कोई बात नहीं, वो तो जस्ट मैंने आपको दैट इज जस्ट मतलब कोई इंटरेक्शन इसमें बना issue कैसे नहीं। वो आपको मैंने वहां दिखाया था, दिस इज अ मल्टीप्लायर ऑफ ए एंड बी। हाँ जी सर, यहाँ पे डिनोशन का डिनोट कैसे करना है ये पूछ रही थी मैं। नहीं, वो वैसे कोई उसका फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है आप उस पर ध्यान दो बस। यहाँ देखो, ये हमारा मेन टेबल है, यहाँ पर आप देखो सिर्फ P सिग्निफिकेंट आ रहा है फॉर Z A to C, जो एज यूजुअल पता ही था, B और C वो भी नॉन सिग्निफिकेंट है, इंटरमीडिएशन वो भी नॉन सिग्निफिकेंट है। नीचे देखो एस्टिमेट की वैल्यू आ रही है विच इज रिग्रेशन बीटा वैल्यूज, बीटा भी सिर्फ देखो पहले वाले का ठीक आ रहा है, वो सब हमने जो वहां स्पीसीज में देखा है वो सेम कहानी अब हम यहाँ देख रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको दोनों जगह करके दिखाया। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी रहता है कि मॉडरेशन सिर्फ और सिर्फ लाइक एमओस में ही हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मॉडरेशन एक सिंपल टूल है जो आप स्पेसिस पे भी कर सकते हो, और इनफैक्ट अब तो वो हेज का प्रोसेस मैक्रो आ गया है, तो वो उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? हाँ जी। so far we have done moderation based on continuous variable, और हमने उसको दोनों जगह करके देख लिया। वी हैव डन इट ऑन SPSS आल्सो एंड वी हैव डन इट ऑन एमओएस आल्सो। और वहां पर मैंने आपको दो तीन चीजें जो मेन इंपॉर्टेंट थी कि हमने फैक्टर के स्कोर्स कैसे निकाले, दैट वाज इंपॉर्टेंट पार्ट। आपने उसको Z में क्यों कन्वर्ट किया, उसका लॉजिक क्या था, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फिर हमने उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट देख करके मॉडरेशन की वेरिएबल को क्रिएट कैसे किया, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो हमारे दिमाग में रखने वाली है।